स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। इस वीडियो में हम मानव में सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य के बारे में बात करेंगे और किस ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस किस तरीके से होता है? तो दो तरीके से होता है। बहुकोशिकीय में जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण दो प्रकार से होता है। पहला है तंत्रिका समन्वय और दूसरा है रासायनिक समन्वय, जिसको केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक समन्वय या केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसमें सबसे पहले जो हेडिंग आती है जो केमिकल के बारे में, केमिकल क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ये निकलता है। तो जो हेडिंग आती है इसको हार्मोन्स तथा अंतःस्रावी ग्रंथियां। उच्च कोटि के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के अलावा कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों द्वारा शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इन विशेष रासायनिक पदार्थों को हार्मोन्स कहते हैं। उच्च कोटि के जीव होते हैं, जैसे कि बड़े आकार के जो जंतु होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, साथ ही साथ ये केमिकल का सिस्टम भी पाया जाता है। जो शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ निकलता है जो रासायनिक ग्रंथियों के द्वारा, जिनको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं। तो ये जो केमिकल पदार्थ निकाला जाता है इन ग्रंथियों के द्वारा, उसको हार्मोन्स का नाम दिया गया है। शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। कशेरुक जंतुओं में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती, जिसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। उन जंतुओं में लगभग 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है बहिस्रावी ग्रंथियां, जिसको हम इंग्लिश में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इनके द्वारा स्रावित पदार्थ जो होता है वो नलिकाओं के माध्यम से संबंधित अंगों में जाता है। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनमें जो पदार्थ निकलता है वो एक नली होती है, जो नली के माध्यम से ही जहाँ पर इसको भेजा जाता है या पहुँचना होता है वहाँ से इसको नली के माध्यम से पहुँचाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लार जो होती है, लार ग्रंथियाँ, उसमें नलियाँ पाई जाती हैं। पसीने की ग्रंथियाँ, जिसको श्वेत ग्रंथियाँ कहते हैं। दूध ग्रंथियाँ जो होती हैं इसमें भी नलियाँ पाई जाती हैं। और तेल ग्रंथियाँ, शरीर पर जो ऑयल ग्रंथियाँ होती हैं, ऑयल ग्लैंड, उनमें भी नलिकाएँ पाई जाती हैं। तो वही स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं इनमें जो पदार्थ जाएगा वो नलिकाओं के माध्यम से जाएगा। आगे हम देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्रंथियों का पदार्थ सीधे रक्त में मिला दिया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी नलिकाएं नहीं होती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नली नहीं होगी, कोई नलिकाएं नहीं होंगी, जिसके द्वारा जो पदार्थ बन रहा है वो एक विशेष भाग तक पहुँचाया जाए। इसमें जो ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन निकालेंगी वो डायरेक्ट ब्लड में मिला देंगी और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जहाँ इसको कार्य करना होगा वहाँ पर इसका कार्य किया जाएगा। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क है और पीयूष ग्रंथि है। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तीसरा नंबर आता है मिश्र ग्रंथियाँ, जिसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। तो मिक्स ग्लैंड कैसी हैं? इनमें बहिस्रावी और दूसरा भाग अंतःस्रावी, ये दोनों पार्ट पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको मिश्र ग्लैंड कहते हैं। इनमें एंजाइम और हार्मोन दोनों चीज़ें निकलती हैं। तो ये शरीर में एक ही अंग होता है, इसका नाम है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय जो ग्रंथि पाई जाती है वो एक मिश्रित ग्लैंड है। अब हम स्पेशली रूप से बात करेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो हार्मोन का स्रावन करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ नाम हैं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जिनको हम नंबर बाय नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहली है जो पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। दूसरा नाम है अवटु ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। परावटु, जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। चौथी है थाइमस ग्लैंड। और पांचवी है अधिवृक्क, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो किडनी के ऊपर ही पाई जाती है। छठा जो है अग्न्याशय, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो एक मिश्रित ग्लैंड है। और सातवां पार्ट है जनन ग्रंथियां, जो टेस्टिस होते हैं, ओवरीज होती हैं, अंडाशय जिसको कहते हैं, और ब्रसम, ये जनन ग्रंथियों में आते हैं। आठवां पार्ट है जो आहार नाल की श्लेष्मिका, जो हमारा जो आहार नाल पाई जाती है, जिसमें जाता है भोजन पचने के लिए। तो उसके अंदर की दीवार पर म्यूकस लेयर होती है, वो भी कुछ ना कुछ पदार्थ श्रावण करती है। इसके बाद 9 नंबर पर आता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क में पाया जाता है, इसके भी हम कार्य देखेंगे। तो ये मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनको हमने इकट्ठा लिख लिया है। इस तरीके से इनको हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहली ग्रंथि जो आती है जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जो मस्तिष्क में पाई जाती है, ये मक्के के दाने की आकार की होती है, जो लगभग 13 हार्मोन का स्रावण करती है और मस्तिष्क के अधर भाग में हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है।
और इसमें भी दो भाग होते हैं। ये मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के अधर भाग में पाई जाती है, वेंट्रल पार्ट में पाई जाती है, और साथ ही साथ इसमें 13 हार्मोन्स निकलते हैं और ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। और इस ग्रंथि के भी दो पार्ट हैं, इसमें दो भाग होते हैं। तो पहला भाग जो होता है उसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से स्रावित हार्मोन्स। तो इसमें जो आगे वाले भाग से कुछ हार्मोन निकलेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अग्रपाली से जो हार्मोन निकलेंगे उसमें से पहला हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन, जिसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीएच कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। जैसे ये ऊतक एवं हड्डी की वृद्धि को नियंत्रित करता है, इसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। तो इस ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी नाम दिया गया है। तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जो भी बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं उनके शारीरिक वृद्धि में ये बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। दूसरा हार्मोन है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको एसीटीएच कहते हैं। तो ये एड्रीनल ग्लैंड को कार्टिसोन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ये एड्रीनल ग्लैंड जो होती है उसमें कार्टिसोन हार्मोन निकलता है। तो ये एसीटीएच हार्मोन है, इस एड्रीनल ग्लैंड को उत्तेजित करता है या संदेश देता है कि अब उसको कार्टिसोन हार्मोन का स्रावन करना है। तीसरा आता है थायराइड प्रेरक हार्मोन, जिसको टीएसएच कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए थायराइड को उत्तेजित करता है। इसका काम क्या है, ये थायराइड प्रेरक हार्मोन ये थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा और कहेगा कि इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने की जरूरत है। इसके बाद आता है 4 नंबर पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको एफएसएच के नाम से जानते हैं। ये अंडाशय को एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है, नर में वृषण की वृद्धि शुक्र जन्म को प्रेरित करता है। तो फीमेल में जो अंडाशय होते हैं उसके एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, उसको हार्मोन निकालने के लिए ये हार्मोन संदेश देता है। साथ ही साथ नर में जो वृषण की वृद्धि होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, उसकी वृद्धि को प्रेरित करता है, उसके निर्माण को प्रेरित करेगा। अगला हार्मोन देखने से पहले इस डायग्राम में देखेंगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई गई है छोटी सी मक्के के दाने के आकार की, इसमें जो पहला इधर साइड में भाग दिख रहा है इसको जूम करके दिखाया गया है, इसको एंटीरियर लोब कहते हैं। जो अग्र भाग है, पिछला वाला भाग जो दिख रहा है ब्राइट है, उसको पोस्टीरियर लोब कहते हैं। और ये ऊपरी वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस है, और जिससे ये लगा हुआ एक डंडी से संरचना दिख रही है जिसको हम पिट्यूटरी स्टाक कहते हैं, जिससे ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो जुड़ी रहती है। तो इस तरीके से मस्तिष्क में ये ग्रैंड जो ग्रंथि है वो व्यवस्थित रहती है। अब हम बात करते हैं पांचवा हार्मोन, जिसको हम प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, ये स्त्रियों में गर्भधारण के समय स्तनों की वृद्धि करता है और स्तन ग्रंथियों में दूध बनने को नियंत्रित करता है। तो जो भी स्त्रियां होती हैं गर्भ को धारण करती हैं, बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो बच्चे को जन्म देने के लिए उनमें स्तनों का विकास होता है और उसमें दूध का निर्माण होता है, जो बच्चों के न्यू जो बर्न बेबी है उसको न्यू बॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन देने के लिए, पोषण देने के लिए ये ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं। 6 नंबर का है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच के नाम से जाना जाता है। तो ये मनुष्य में गौ लैंगिक लक्षण के विकास के संबंधित है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो क्या होता है, मनुष्य में जो जब विकास हो रहा होता है तो उसमें सेकेंडरी जो लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, लड़कियों में स्तनों का विकास होना, नितंबों में वसा का जमा होना, आवाज़ जो होती है वो लड़कियों में सुरीली होना, तो इस तरीके से परिवर्तन होते हैं वो सेकेंडरी जो गौलैंगिक लक्षण होते हैं वो उसके द्वारा इसमें हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है। तो ये जो हार्मोन्स थे ये पिट्यूटरी के अगले भाग से निकलने वाले हार्मोन थे। अब हम बी वाले मतलब दूसरे वाले पश्च वाले पार्ट में जो हार्मोन निकलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से उत्पन्न हार्मोन, तो पहला हार्मोन है जिसको वेसोप्रेसिन कहते हैं। वेसोप्रेसिन इसको एडीएच के नाम से भी जाना जाता है। एडीएच जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोला जाता है। तो ये वृक्क जो किडनी होती है जल के पुनः अवशोषण को, मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो जब भी मूत्र का निर्माण हो रहा था होता है, यूरिन का निर्माण होता है, तो उसमें जल की मात्रा ज़्यादा पहुंच जाती है और जल की मात्रा को दोबारा से अवशोषित किया जाता है जिससे कि शरीर में जल की कमी ना हो। तो ये इस कार्य को करने के लिए एडीएच हार्मोन जो होता है वो अहम भूमिका निभाता है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये गर्भाशय की पेशियों को सिकुड़ने को प्रेरित करता है और शिशु के जन्म के समय गर्भाशय के सर्विक्स को चौड़ा करता है। इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हार्मोन क्या काम करता है, ये जैसे कि बच्चों का जन्म होने वाला होता है तो उससे पहले इसमें पेन जनरेट होता है स्त्रियों में और उसकी पेशियों में सिकुड़न पैदा होती है जिससे बेबी को शरीर से बाहर आने में मदद मिलती है। साथ ही साथ
जो मिल्क है, मिल्क शरीर से बाहर निकालने के लिए जो पोषण के दौरान, बच्चे के पोषण के दौरान जब मिल्क स्तन ग्रंथियों से बाहर निकलता है तो इसमें ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। अब हम दूसरी ग्रंथि की बात करेंगे जो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच है। तो हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, ये अग्र मस्तिष्क का भी भाग है, परंतु ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति कार्य करता है। इससे मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन को प्रेरित करता है। तो मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं दूसरे हार्मोन निकालने के लिए। लेकिन ये हाइपोथैलेमस जो मोचक हार्मोन निकाल रहा है, ये हार्मोन जाएगा और पिट्यूटरी ग्रंथि के को प्रेरित करेगा कि हार्मोन निकालो। ठीक है। तीसरा जो ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि है। ये थायराइड ग्रंथि होती है जो एच के आकार की होती है, जो गले में अग्रभाग में पाई जाती है। इस ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की मूलभूत उपापचय दर पर नियंत्रण करता है। बच्चों में थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रिया से क्रिटिनिज्म हो जाता है और बड़ों में मिक्सोडीमा हो जाता है। तो ये रोग दोनों ध्यान रखेंगे। जब भी बच्चों में थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन कम हो जाता है तो क्रिटिनिज्म हो जाता है और बड़ों में कमी हो जाती है तो ये मिक्सोडीमा हो जाता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य होता है, तो इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए बोला जाता है, जिससे कि जो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बन सके और ये समस्या जो उत्पन्न हो रही है ये समस्या ना हो। साथ ही साथ ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इनके पाचन में, इनके उपापचय में मदद करते हैं। चौथा जो ग्रंथि है ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्रंथि से पैराथार्मोन निकलता है जो चौथी ग्रंथि है, और इसमें रुधिर यानी कि ब्लड व ईसीएफ में कैल्शियम व फास्फेट की उपापचय पर यह नियंत्रण करता है। तो ब्लड में और ब्रेन में जो ईसीएफ होता है, फ्लड होता है एक प्रकार का, तो उसमें जो कैल्शियम की मात्रा है, फास्फेट की मात्रा है, उसको नियंत्रित करता है। आगे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि जो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ पर पाई जा रही है। थायराइड ग्रंथि पूरी इसकी संरचना दिखाई गई। थायराइड ग्रंथि जो भी फूला हुआ भाग दिख रहा है, और साथ ही इसके इधर वाला जो है वो राइट लोब है, दूसरी तरफ वाला ये लेफ्ट लोब है, और इसमें इस्थमस जो पेशियां होती हैं इनके द्वारा ही अटैच रहता है। साथ में साथ ये ट्रेकिया है जो विंड पाइप है एक प्रकार का, जिसमें हम सांस लेते हैं तो वायु का आदान प्रदान इसके माध्यम से होता है। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। इसके बाद थायराइड ग्रंथि को इससे जो चित्र में थोड़ा सा क्लोजली दिखाया गया है, तो इस तरीके की थायराइड ग्रंथि होती है, और इसमें जो बिंदु दिख रहे हैं चारों तरफ ये पैराथायराइड ग्रंथि है। तो पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाएगी, ये थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही स्थित होती है। आगे बात आती है थाइमस ग्लैंड की। तो थाइमस ग्लैंड इसमें दिख रहा है कि नीचे डायग्राम में थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट के जो फेफड़ों हैं उसके बीच में रेड कलर की दिखाई दे रही है। तो थाइमस ग्लैंड का काम क्या होता है, ये वक्षुगाओं में पाई जाती है जहाँ पर हमारी पसलियाँ पाई जाती हैं और हृदय के समीप स्थित होती है। इससे लसीका अंग, लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं, और इससे थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है जो प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। तो थाइमस ग्लैंड है, इसका मेन काम जो होता है वो थाइमोसिन हार्मोन निकालना होता है, और थाइमोसिन हार्मोन जो है वो काम क्या करता है, वो शरीर में एंटीबॉडीज को बनाता है। एंटीबॉडीज शरीर में जो भी रोग उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं उनको नष्ट करता है, वायरस, बैक्टीरिया को। पांचवा देख ही लिया है, तो छठवां देखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि, इसको इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है ये यह ग्रंथि वृक्कों के ऊपरी किनारों पर पाई जाती है। इस ग्रंथि के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। कार्टेक्स भाग से कार्टिसोन हार्मोन निकलता है, इसकी कमी से भूख कम हो जाती है, और मेडुला भाग से एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है जो हृदय गति व रुधिर वाहिनियों में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है ये किडनी होती है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं, बाहरी वाले भाग को कार्टेक्स कहते हैं। और बाहरी वाले भाग से कार्टिसोन हार्मोन निकलता है। अगर ये कम निकलेगा तो इसकी कमी से क्या हो जाता है, भूख कम लगने लगती है। और उसके बीच वाले जो भीतरी वाला भाग है जिसको मेडुला कहते हैं, मेडुला से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, और एड्रिनलिन हार्मोन हृदय गति होती है और ब्लड प्रेशर होता है उसको मैनेज करता है। इसे 3F हार्मोन कहते हैं। तो इसमें 3F हार्मोन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जब प्रेजेंसी होती है तो इसको फाइट, फ्राइट और फ्लाइट, भाग जाना, बढ़ जाना और लड़ जाना, ये सारी चीज़ें इसकी मदद से होती हैं। जब भी गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, तब भी ये एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, और जब कभी हमको अचानक भागना होता है, दौड़ना होता है, तब भी ये हार्मोन निकलता है। तो इसीलिए इसको 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका डायग्राम देखो, एड्रेनल ग्लैंड जो किडनी हमारी दिखाई गई है, इसके ऊपर जो
संरचना दिखाई दे रही है उसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और इसके बाहरी वाले भाग को उसको कॉर्टेक्स कहेंगे, अंदर वाले भाग को उसको मेडुला कहेंगे। इसको हम समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं अग्न्याशय। अग्न्याशय जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज जो एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड है, जिसमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मिक्स ग्लैंड क्यों है? क्योंकि इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों चीज़ें निकलती हैं। इसको बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के बीच की कड़ी माना गया है, क्योंकि उसके दोनों हार्मोन हार्मोन और एंजाइम निकलते हैं। तो इसमें देखेंगे कि अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग को लैंगरहैंस की द्वीपिकाई कहा जाता है। इसमें जो अंतःस्रावी वाला भाग होता है जिसमें से हार्मोन निकलते हैं उसमें कुछ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो उसमें कुछ सेल्स होती हैं, उनके ग्रुप होते हैं। तो पहले जो ग्रुप है वो है अल्फा सेल्स, जिससे से ग्लूकेगॉन का हार्मोन निकलता है। और ये ग्लूकेगॉन हार्मोन क्या करता है? जो ब्लड में हम भोजन खाते हैं तो उससे ग्लूकोज की मात्रा को अवशोषित करके ब्लड में मिला देता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। और ये यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी बदल कर और ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखता है। जैसे हमारे ब्लड में जब भी क्या होता है, ग्लूकोज की कमी होती है, जो लीवर में ग्लाइकोजन संचित हो जाता है तो उस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में बदल देता है और ब्लड में मिला देता है। तो ये जो काम है ये अल्फा सेल से निकलने वाले ग्लूकेगॉन हार्मोन का है। इसके बाद बीटा सेल्स। बीटा सेल से एक महत्वपूर्ण हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। तो इसका काम क्या है? जब भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब ये हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो जब भी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई होती है तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लाइकोजन में, जो लीवर में संचित हो जाता है और अन्य भागों में संचित हो जाता है। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलता है और ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाता है, साथ ही साथ यूरिन में भी आने लगता है, मूत्र में भी आने लगता है। तो यही जो बीमारी हो जाती है इसी को डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है, जो इंसुलिन की कमी से होता है। यहाँ पर हम अग्नाशय या पैनक्रियाज के चित्र देखेंगे। तो ये जो पैनक्रियाज की संरचना दिख रही है इस प्रकार होती है। इसके साथ ही जो गाल ब्लेडर दिखाई दे रहा है, इसमें पित्तरस जो यकृत से निकलेगा वो यहाँ पर सेव हो जाता है। और जो हरी जैसी नलिकाएं दिखाई दे रही हैं बाइल डक्ट हैं, जो लीवर से निकली हुई नलिकाएं हैं, जो पाचक रस जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, उसमें रिलीज करती है। अगली जो ग्रंथियां बची हैं वृषण, जिसको टेस्टिस कहते हैं। पुरुषों में वृषण पाए जाने वाली लीडिंग सेल से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन हार्मोन होता है। जो हमारे जो मनुष्य में पुरुषों में शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है और दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ में भारीपन, ये सारे लक्षण जो सेकेंडरी लक्षण होते हैं जो लड़के को एक पुरुष में कन्वर्ट करते हैं, तो इन सब हार्मोन की वजह से होता है, जो टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन हार्मोन होता है जो कि टेस्टिस से निकलता है। नवा जो पॉइंट है वो है अंडाशय। इससे 3 हार्मोन निकलते हैं और ये अंडाशय स्त्रियों में पाया जाता है। इससे एस्ट्रोजन निकलेगा। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? यह हार्मोन स्त्रियों में मासिक चक्र तथा स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है। तो स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मासिक चक्र चलता है, तो उसको ये प्रेरित करता है। साथ ही साथ जो स्तन ग्रंथियों का विकास है उनकी ग्रंथियों में वृद्धि को प्रेरित करता है। दूसरा हार्मोन इससे कौन सा निकलेगा? दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हार्मोन अंडाशय की कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। अंडाशय की एक लेयर है, वहाँ से ये हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसको जो गर्भ धारण है यानी कि बेबी के न्यूट्रिशन के लिए, उसके पालन पोषण के लिए जो माहौल तैयार करना होता है वो प्रोजेस्टेरॉन की मदद से किया जाता है। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। तो ये भी कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। इसका कार्य होता है शिशु के जन्म के समय जन्म को सुगम बनाना। तो जब भी शिशु को जन्म होने वाला होता है तो उस समय जो स्त्रियों में पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पेन को मैनेज करने के लिए, बच्चे को आसानी से जन्म के लिए जो रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, ये तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, इससे कई सारे हार्मोन्स निकलते हैं। और उसमें जो वेंस दिख रही हैं इसमें वासा डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है और वहीं पर शुक्राणु का परिपक्वन होता है। इसके बाद ऊपर जो संरचना दिख रही है सैली जैसी, जिसको ब्लैडर कहते हैं, उसके ऊपर यूरेटर है। तो जो किडनी से मूत्र का निर्माण होता है वो ब्लैडर में आकर यहाँ पर संचित हो जाता है मूत्र,
जिसको मूत्राशय कहते हैं, और यहाँ के माध्यम से ये यूरेथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके साथ ही हम फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, तो इसमें दोनों तरफ ये जो संरचनाएं दिख रही हैं वाइट कलर के, ये ओवरीज हैं जिनको अंडाशय कहते हैं, और ये बीच वाला जो भाग है ये यूट्रस है जिसको गर्भाशय बोला जाता है, और ये इसके बीच में जो नली जैसी दिख रही है इसको ट्यूब्स कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स। तो ये यूट्रस होता है जिसको गर्भाशय कहते हैं, इसी में बेबी का पालन पोषण होता है, इसका ग्रोथ होता है। आगे हम देखेंगे एक अभी और अंग बचा है जिसको हम आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें क्या होता है, आमाशय की जो दीवार होती है उसमें गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, और इस हार्मोन से जठर ग्रंथियों से जठर रस बनता है, जो कि जठर रस क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें सारी ग्रंथियां जो हैं अभी जो हमने पढ़ी हैं वो एक साथ दिखाई गई हैं। तो इसमें देख लेंगे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवेरी, टेस्टिस, मेल फीमेल दोनों में दिखाया गया है, और कौन सा जो ग्रंथि है वो कहाँ पर स्थित है इस चित्र में हम अच्छे से देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।